हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिकल केमिस्ट्री यानी कि केमिस्ट्री थर्ड पेपर का फिफ्थ यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। दैट इज केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बल गतिकी। कुछ जनरल पार्ट हम इस काइनेटिक्स का आज हम डिस्कस करेंगे। केमिकल काइनेटिक्स का मतलब क्या है? रासायनिक बल गतिकी ये बेसिकली रसायन शास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम अभिक्रियाओं की दर और अभिक्रियाओं को प्रभावित करने वाले कारक और उसकी क्रियाविधि का अध्ययन करते हैं। वो जो पार्ट है वो रासायनिक बल गतिकी कहलाता है। इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर, फैक्टर्स इफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, उस अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, और मैकेनिज्म या अभिक्रिया की क्रियाविधि के बारे में अध्ययन करते हैं। दैट इज टर्म्ड एज केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स मींस हाउ फास्ट डज ए रिएक्शन प्रोसीड, यानी कि कोई भी अभिक्रिया जो है कितनी तीव्र गति के साथ होती है। और थर्मोडायनेमिक्स मींस डज ए केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, क्या रासायनिक अभिक्रिया हो सकती है। अब वो इंपॉर्टेंट कारक या महत्वपूर्ण फैक्टर्स जो कि रिएक्शन रेट को इफेक्ट कर सकते हैं, दैट इज रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, अभिक्रिया कारक जो है उनकी सांद्रता, टेम्परेचर या ताप, एक्शन ऑफ कैटलिस्ट, यदि हम उसमें कोई कैटलिस्ट काम में ले रहे हैं तो वो जो कैटलिस्ट है वो किस तरह से रेट को इफेक्ट करता है, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट जो है उसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है उस पर, इसको हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। प्रेशर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कि गैसियस मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है उसमें रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो उस रिएक्शन के प्रेशर पर, दाब पर भी निर्भर करती है। काइनेटिक स्टडीज द रेट एट विच ए केमिकल रिएक्शन अकर्स, जो रासायनिक बल गतिकी है, काइनेटिक्स जो है वो अभिक्रिया की दर क्या है उसका अध्ययन करता है। Besides information about the speed at which reaction occurs, kinetic also sheds light on the reaction mechanism. रासायनिक बल गतिकी में या केमिकल काइनेटिक्स में हम अभिक्रियाओं की दर के बारे में तो अध्ययन करते ही हैं, पर रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि के बारे में भी हमें इस काइनेटिक्स में ज्ञान प्राप्त हो सकता है। वी कैन हैव आइडिया अबाउट रिएक्शन मैकेनिज्म ऑल्सो। रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है? एग्जैक्टली हाउ ए केमिकल रिएक्शन अकर्स, क्योंकि बेसिकली क्या होता है, नॉर्मली हम क्या रखते हैं, रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट, क्रिया कारक जो है उत्पाद में परिवर्तित होता है। अब जरूरी नहीं है कि क्रिया कारक सीधा उत्पाद में परिवर्तित हो, वो अभिक्रिया कई पदों में पूर्ण हो सकती है। तो किस प्रकार से अभिक्रिया हो रही है उसकी जो संपूर्ण अध्ययन है, कंप्लीट स्टडी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, दैट इज नोन एज रिएक्शन मैकेनिज्म। तो रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में भी हमें इससे आइडिया मिलता है। अब काइनेटिक्स में हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे? रिएक्शन रेट्स, हाउ वी मेजर रेट, अभिक्रिया की दर क्या होती है उसको हम किस तरह से मापते हैं। रेट लॉस, रेट ऑफ रिएक्शन के लिए क्या क्या नियम है, हाउ द रेट डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, किस तरह से अभिक्रिया की दर जो है वो क्रिया कारकों की मात्रा या सांद्रता पर निर्भर करती है। इंटीग्रेटेड रेट लॉस, हाउ टू कैलकुलेट अमाउंट लेफ्ट और टाइम टू रीच ए गिवन अमाउंट, इसमें अलग अलग ऑर्डर की रिएक्शंस होती हैं। अभी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर, इसमें अलग अलग रिएक्शंस के लिए जो अलग अलग कोटि की अभिक्रियाएं, शून्य कोटि अभिक्रिया, प्रथम कोटि अभिक्रिया, द्वितीय कोटि अभिक्रिया, उसके लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉज हम डिस्कस करेंगे, उससे कि हम कितने टाइम में कितनी मात्रा के क्रिया कारक से उत्पाद में परिवर्तित होगी और वो अन्य बातें हम उससे निकाल सकते हैं। half life period, how long it takes to react 50% of the reactant, अर्ध आयुकाल या हाफ लाइफ, यानी कि वो समय जिसमें कि आधा क्रिया कारक उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है, और वी कैन से टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ हाफ ऑफ द रिएक्शन, वो अर्ध आयुकाल कहलाता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। Arrhenius equation, how rate constant changes with the temperature,
जो रेट कांस्टेंट है वो टेम्परेचर के साथ किस तरह से परिवर्तित होता है, अभिक्रिया की दर जो है ताप से किस तरह से प्रभावित होती है, उसको हम एक इक्वेशन जो आर्रीनियस इक्वेशन कहलाती है उससे डिस्कस करेंगे। मैकेनिज्म, क्रियाविधि, लिंक बिटवीन रेट एंड मॉलिक्यूलर स्केल्स प्रोसेसेस, उसकी क्रियाविधि क्या है, हाउ रिएक्शन टेक्स प्लेस, इसमें रेट और मॉलिक्यूलर स्केल प्रोसेस में क्या रिलेशंस हैं, वो हम इसमें एक एक करके डिस्कस करेंगे। नाउ फर्स्ट वी स्टार्ट विद रिएक्शन रेट या अभिक्रिया की दर। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी भी एक, जैसे नॉर्मली क्या होता है, ए गिव्स बी, रिएक्टेंट ए गिव्स प्रोडक्ट, तो अब इस रिएक्शन में किसी भी एक क्रियाकारक या उत्पाद की इकाई समय में सांद्रता में जो परिवर्तन होता है उसको हम अभिक्रिया की दर कहते हैं। It is the change in concentration of any one of the reactant or product in unit time. So for a chemical reaction A to give B, there are two ways of measuring rate. अभिक्रिया की दर मापने के दो तरीके हैं। वो क्या क्या हैं? The speed at which the reactant disappear, किस दर के साथ जो क्रियाकारक है उसकी सांद्रता में कमी हो रही है, क्योंकि समय के साथ साथ क्रियाकारक उत्पाद में परिवर्तित होगा, तो किस दर के साथ अभिक्रियाकारक की सांद्रता में कमी हो रही है उससे हम अभिक्रिया की दर निर्धारित कर सकते हैं। द स्पीड एट विच द प्रोडक्ट अपीयर्स, क्योंकि जैसे जैसे समय व्यतीत होगा मोर एंड मोर ऑफ ए विल बी कन्वर्टेड इनटू बी, ज्यादा से ज्यादा क्रियाकारक उत्पाद में परिवर्तित होगा, समय के साथ साथ उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होगी। तो स्पीड एट विच द प्रोडक्ट अपीयर्स, किस दर के साथ जो उत्पाद है वो अपीयर हो रहा है, बन रहा है, उससे भी हम अभिक्रिया की दर जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन, एज प्रोडक्ट accumulates they can begin to turn back into reactant। अब रिवर्सिबल अभिक्रिया में क्या होगा, जैसे जैसे समय पास होगा ए बी में कन्वर्ट होगा, बी वापस ए में कन्वर्ट होगा, और उसमें जो है कुछ समय बाद एक इक्विलिब्रियम या साम्य भी स्थापित हो जाता है। अर्ली ऑन द रेट will depend on only the amount of reactants product। प्रारंभ में जो अभिक्रिया की दर है वो निर्भर करेगी कि कितने मात्रा में क्रियाकारक जो है उस समय में उपस्थित है। A general way of measuring the rate of reaction is in terms of change in concentration per unit time। जो सामान्य तरीका है दर को नापने का वो है चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, प्रति इकाई समय में सांद्रता में जो परिवर्तन हो रहा है क्रियाकारक और उत्पाद में, उससे हम अभिक्रिया की दर जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। और इंस्टेंटेनियस रेट, किसी भी दिए गए समय में दर जो है वो डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी या डी ए अपॉन डी टी। डेल्टा ए क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ टाइम इन चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन स्मॉल टाइम dt, अल्प समय dt में जो सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है अभिक्रिया कारक A के, वो डेल्टा A है। तो डेल्टा A अपॉन डेल्टा टी या डी ए अपॉन डी टी, ये इंस्टेंटेनियस रेट होती है और इसकी यूनिट है मोल्स पर सेकेंड में, और मोलरिटी जो है वो मोल्स पर लीटर, इसको सांद्रता को हम नॉर्मली मोलरिटी के रूप में, मोलरता के रूप में प्रदर्शित करते हैं, जिसको मोल्स पर लीटर के रूप में लिखा जाता है। अब यहाँ पर एक चित्र दर्शाया गया है जिसमें जो वॉयलेट कलर है उसके मॉलिक्यूल जो है वो रिएक्टेंट के हैं और ग्रीन कलर के मॉलिक्यूल जो हैं वो प्रोडक्ट के हैं। तो जैसे जैसे समय व्यतीत हो रहा है जो रिएक्टेंट है उसकी सांद्रता में तो कमी आ रही है, जो वॉयलेट कलर के जो मॉलिक्यूल्स हैं जो रिएक्टेंट के हैं उनकी तो कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, और जो ग्रीन कलर के जो मॉलिक्यूल्स हैं जो प्रोडक्ट को दर्शा रहे हैं उसकी सांद्रता में वृद्धि हो रही है। तो यदि हम कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करें तो रिएक्टेंट के लिए तो इस तरह का ग्राफ आता है जो कि पर्पल लाइन में शो कर रखा है, और प्रोडक्ट के लिए इस तरह का ग्राफ आता है, क्योंकि रिएक्टेंट की सांद्रता जो है वो समय के साथ घटती है जबकि प्रोडक्ट की सांद्रता जो है वो समय के साथ बढ़ रही है। तो इस तरह का ग्राफ आ रहा है कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम में यदि हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं। The rate of a chemical reaction can be determined by monitoring the change in concentration of either reactants or the products as a function of time।
जो अभिक्रिया की दर है वो क्रियाकारक की सांद्रता या उत्पाद की सांद्रता में दिए गए समय में कितने परिवर्तन हो रहा है ये मॉनिटर करके हम अभिक्रिया की दर जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस चेंज इन टाइम के बीच में ग्राफ जो है वो दर्शाया गया है। अब केमिकल काइनेटिक्स क्या है? रिएक्शन रेट इज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट और ए प्रोडक्ट विद टाइम। समय के साथ क्रियाकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर जो है वो अभिक्रिया की दर कहलाती है। फिर ये दे रखा है ए गिव्स प्रोडक्ट बी। अब इसमें रेट को हम दर्शा सकते हैं डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा ए क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए इन स्मॉल टाइम डेल्टा टी। और यहां पर हमने साइन माइनस लगाया। माइनस साइन यहां पर क्यों लगाया? क्योंकि ए की सांद्रता जो है वो समय के साथ साथ कम हो रही है। हालांकि रेट ऑफ रिएक्शन इज नेवर नेगेटिव, पर यहां नेगेटिव साइन केवल ये इंडिकेट करने के लिए बताया गया है कि ए की सांद्रता जो है उसमें समय के साथ कमी आ रही है। डेल्टा ए क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए ओवर टाइम पीरियड डेल्टा टी। या हम रेट को इस तरह से भी दे सकते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डेल्टा टी। और यहां पर साइन नेगेटिव नहीं आएगा, ये पॉजिटिव में ही है, क्योंकि बी की सांद्रता जो है वो क्या हो रही है? समय के साथ परिवर्तित हो रही है। तो डेल्टा बी यहाँ क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी ओवर टाइम पीरियड डेल्टा टी। डेल्टा टी समय में जो बी की सांद्रता में वृद्धि हो रही है वो डेल्टा बी है। बिकॉज ए डिक्रीजेस विद टाइम देयरफॉर डेल्टा ए इज नेगेटिव। क्योंकि ए की सांद्रता में समय के साथ कमी आ रही है तो इसलिए डेल्टा ए के लिए नेगेटिव साइन जो है वो यहां पर दर्शाया गया है। अब इन जनरल सपोज हम कोई इस तरह की रिएक्शन ले रहे हैं, इसमें ए मोल्स ऑफ ए स्मॉल ए मोल्स, या स्मॉल ए जो है वो मोल की संख्या है, कैपिटल ए क्रियाकारक या रिएक्टेंट है, स्मॉल बी बी के मोल की संख्या है, और कैपिटल बी जो है वो क्रियाकारक दूसरा वाला है। स्मॉल सी जो है वो सी के मोल की संख्या है, सी कैपिटल सी जो है वो वन ऑफ द प्रोडक्ट है, और कैपिटल डी इज अदर प्रोडक्ट और उसके मोल की संख्या जो है वो डी है। तो इसमें हम रेट ऑफ रिएक्शन को चार तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर ए और बी क्योंकि क्रियाकारक है, इनकी सांद्रता में समय के साथ कमी आ रही है तो ये नेगेटिव साइन के साथ होंगे, और इसमें जितने मोल्स होते हैं वो डिनोमिनेटर में नीचे की तरफ आएंगे। तो -1 अपॉन ए डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, या -1 अपॉन बी डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। यहां पर डेल्टा ए और डेल्टा बी क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी इन टाइम डेल्टा टी। डेल्टा टी समय में ए और बी की सांद्रता में परिवर्तन है वो ये है, और क्योंकि सांद्रता में क्रियाकारक है, कमी आ रही है समय के साथ, तो नेगेटिव साइन के साथ लिखा है। यहां पर सी और डी प्रोडक्ट हैं तो इनकी सांद्रता बढ़ रही है तो यहां पर नेगेटिव साइन नहीं आएगा। तो 1 अपॉन सी डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, 1 अपॉन डी डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा सी एंड डेल्टा डी क्या है? इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट सी एंड डी इन टाइम डेल्टा टी। तो इस अभिक्रिया की दर को हम इस चार तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं। ऑल द फोर गिव्स रेट ऑफ दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। आप इसमें एक और एग्जांपल लेते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है? 2 मोल N2O5 के जो कि गैस रूप में है वो क्रिया करके 4 मोल NO2 गैस के और 1 मोल ऑक्सीजन गैस का देते हैं। नोटिस दैट फॉर एवरी 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन दैट अपीयर्स, 1 मोल ऑक्सीजन जो कि जनरेट हो रही है, 4 into as many moles of NO2 will also appear। यदि 1 मोल ऑक्सीजन बन रहा है तो उसका 4 गुना ज्यादा मोल NO2 जो है बन रहे हैं। एंड इन द मीन वाइल ट्वाइस एज मेनी मोल्स ऑफ N2O5 विल बी डिसअपियरिंग। और इस प्रक्रिया में क्या हो रहा है? 2 मोल जो है वो N2O5 के डिसअपियर हो रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, वो क्रिया करके NO2 और O2 उत्पाद में परिवर्तित हो रहे हैं। तो अब इस अभिक्रिया की दर को हम 3 अलग अलग तरह से दे सकते हैं। कैसे? वो 3 तरीके हैं। -1/2 डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा टी, क्योंकि यहाँ पर 2 मोल है और ये डिनोमिनेटर में आ रहा है और रिएक्टेंट है, इसकी सांद्रता में कमी आ रही है तो ये नेगेटिव साइन के साथ यहाँ पर लिखा है। तो -1/2 डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा टी। फिर
ये दोनों प्रोडक्ट के रूप में है NO2 और O2, तो यहाँ पर रेट पॉजिटिव साइन होगा और 4 मोल बन रहे हैं तो 1/4 डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा टी, और यहाँ पर 1 मोल ही बन रहा है तो डेल्टा O2 अपॉन डेल्टा टी। और यहाँ पर N2O5 NO2 और O2 की सांद्रता में डेल्टा टी समय में कितना परिवर्तन हो रहा है उसके आधार पर हम रेट ऑफ रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन निकाल सकते हैं। तो इस तरह से 3 तरीके से हम रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये एक और केमिकल रिएक्शन दे रखी है, ब्यूटाइल क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन है, और इस ब्यूटाइल क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ब्यूटाइल अल्कोहल और HCl में ये कन्वर्ट होता है। अब इसमें कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम जो है वो C2 ब्यूटाइल क्लोराइड और टाइम की सांद्रता और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करें तो इस तरह का ग्राफ आता है, और ये जो ग्राफ है इस तरह से आ रहा है, और इसमें स्लोप जो है, the slope of the line tangent of the curve at any point is the instantaneous rate at that time। इसमें जो स्लोप हम निकालते हैं कर्व का, जो कि डेल्टा A अपॉन डेल्टा टी के बराबर है, वो जो स्लोप है वो रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। Now we come to factors that affect the reaction rate। वे कारक जो कि अभिक्रिया की दर को प्रभावित कर रहा है, ये रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन कोई भी हो रही है, इसको शो कर रखा है। तो कोई भी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन है उसको कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच इफेक्ट्स रिएक्शन रेट। अब उसमें सबसे पहला तो जो मेंशन करने की आवश्यकता नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ रिएक्टेंट। किस प्रकार के क्रिया कारक हैं उस पर जो है वो अभिक्रिया की दर जो है निर्भर करती है। जैसे इनऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं, एक तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड की रिएक्शंस हैं और एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की रिएक्शंस हैं। दोनों को हम कंपेयर करें, जैसे एक तो NaCl का एक्वा सॉल्यूशन है और उसमें AgNO3 का एक्वा सॉल्यूशन ऐड करते हैं, तो as soon as two solutions comes in contact with each other, a white precipitate of AgCl is obtained। क्यों? क्योंकि NaCl विलयन में Cl माइनस आयन है, AgNO3 विलयन में Ag प्लस आयन है, और जैसे ही दोनों विलयन को हम आपस में मिलाएंगे तो वो मिलकर के व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl में कन्वर्ट हो जाएंगे। रिएक्शन टेक्स प्लेस विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। क्यों? क्योंकि यहां पर जो है रिएक्शंस किसके बीच में हो रही है, आयंस के बीच में हो रही है। इनमें जो नेचर ऑफ बॉन्ड होता है वो आयनिक बॉन्ड होता है। पर ऑर्गेनिक कंपाउंड की रिएक्शंस रिलेटिवली स्लो होती हैं। क्यों स्लो होती हैं? क्योंकि इन ऑर्गेनिक रिएक्शंस की जो हम मैकेनिज्म देखें या इनको डिटेल में देखें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में द नेचर ऑफ बॉन्ड इज कोवेलेंट, इनमें सहसंयोजक बंध होता है। तो अब जब कोई भी हम केमिकल रिएक्शन करेंगे, जैसे RY प्लस AB इट गिव्स RB प्लस Y, सपोज ये कोई एक जनरल रिएक्शन है, तो ये रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कब परिवर्तित होगा? जब इनके बीच में जो एग्जिस्टिंग कोवेलेंट बॉन्ड है वो बॉन्ड टूटेगा, और वो बॉन्ड टूटने के बाद नया बंध बनेगा जिससे कि वो उत्पाद में परिवर्तित होता। तो अब इस बंध को तोड़ने के लिए कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो जब वो उपयुक्त मात्रा में ऊर्जा उसको मिलेगी तब बंध टूटेगा और तब क्रिया कारक जो है उत्पाद में परिवर्तित होगा। तो इसलिए ऑर्गेनिक रिएक्शन जो है वो इनऑर्गेनिक रिएक्शंस के कंपैरेटिवली काफी स्लो होती है, और उसमें बंध टूटता है, टूटने के बाद नए बंध बनते हैं। और दूसरी बात और है कि जितने ज्यादा संख्या में बंध टूटेंगे उतनी ही ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी और जो अभिक्रिया की दर है वो उतनी ही स्लो होगी। सपोज एक कंपेरेबल रिएक्टेंट्स हम लें, एक में 3 बंध टूट रहे हैं, लगभग समान से अणु हैं, और एक में 5 बंध टूट रहे हैं, तो जिसमें नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा ब्रेक होंगे सिमिलर कंपाउंड्स में, तो उसमें रिएक्शन रेट उतना ही स्लो होगा। अब और कौन कौन से फैक्टर्स इसमें हैं? टेम्परेचर, ताप। टेम्परेचर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है। एट हाई टेम्परेचर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैव मोर काइनेटिक एनर्जी, मूव फास्टर एंड कोलाइड मोर ऑफन एंड विद ग्रेटर एनर्जी।
अभी हम इसमें बाद में रासायनिक अभिक्रिया की दर को हम किस सिद्धांत के द्वारा समझा सकते हैं, उसमें दो हम थ्योरी लेंगे। उसमें कोलिजन थ्योरी और ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, टक्कर सिद्धांत और ट्रांजिशन स्टेट या संक्रमण अवस्था सिद्धांत हम इसमें लेंगे। तो अभिक्रिया किसी भी क्रियाकारक के बीच में जब होगी तो उनके बीच में अणुओं में टक्कर होगी, और टक्कर जितनी प्रभावी होगी उतना ही ज्यादा वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। अब हम ताप बढ़ाते हैं, तो ताप बढ़ाने पर क्या होगा, ताप बढ़ाने पर उन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। एम इज मास ऑफ मॉलिक्यूल जो कि सेम रहता है, बट टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगी, वेलोसिटी इंक्रीज होगी। तो वेलोसिटी इंक्रीज होने से v की वैल्यू इंक्रीज हो गई, तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से जो नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन्स हैं वो इफेक्टिव कॉलिजन्स की संख्या बढ़ जाएगी, और जिससे कि अभिक्रिया की दर जो है वो सामान्यतः बढ़ जाती है। तो अधिकतर अभिक्रियाओं में ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर भी बढ़ जाती है, और सामान्यतया ताप हम 10 डिग्री से बढ़ाएं तो अभिक्रिया की दर 2 से 3 गुना तक बढ़ जाती है। In most of the reaction, when temperature is increased by 10 degree Celsius, reaction rate increases 2 to 3 folds, 2 से 3 गुना तक अभिक्रिया की दर जो है बढ़ जाती है। अब इसमें हम इसको कोलिजन थ्योरी और काइनेटिक थ्योरी दोनों के द्वारा समझा सकते हैं। कोलिजन थ्योरी में तो क्या है, जैसे बताया, जितने ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसमें अणु तेज गति के साथ बढ़ेंगे, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन बढ़ जाएगा, जिससे कि अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी। काइनेटिक थ्योरी में क्या है, इंक्रीजिंग टेम्परेचर मींस द मॉलिक्यूल मूव्स फास्टर, जो अणु है वो ज्यादा तीव्र गति के साथ वो बढ़ेंगे और वो ऊर्जा अवरोध आसानी से पार कर सकते हैं, और इसलिए अभिक्रिया की दर जो है वो बढ़ जाती है। तो पूरा हम इसको डिटेल में जब मैकेनिज्म पार्ट करेंगे और रिएक्शन रेट की थ्योरीज क्या है, कोलिजन थ्योरी और ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी या सक्रियण ऊर्जा क्या होती है, वो किस तरह से चेंज होती है, तो वो सारा हम वहां पर और इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्रियाकारकों की सांद्रता पर भी अभिक्रिया की दर जो है वो निर्भर करती है। नॉर्मली जैसे जैसे हम क्रियाकारक की सांद्रता बढ़ाते हैं तो सांद्रता जितनी अधिक होगी अभिक्रिया की दर जो है उतनी अधिक होगी। As the concentration of reactant increases, so does the likelihood that reactant molecule will collide. और जितनी ज्यादा सांद्रता होगी उन अणुओं के बीच में टक्कर उतनी ही ज्यादा होगी और अभिक्रिया की दर जो है वो ज्यादा हो जाती है। तो रेट ऑफ रिएक्शन जनरली इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसके लिए हम एक बहुत कॉमन एग्जांपल लेते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जो जंग लगने की प्रक्रिया है, दैट इज फास्टर इन रेनी सीजन, जो हम आम जीवन में प्रक्रिया देखते हैं। तो रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होता है, लोहा जो है ऑक्सीजन के साथ नमी की उपस्थिति में क्रिया करके आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। तो क्योंकि बारिश के दिनों में मॉइस्चर कंटेंट एयर में बढ़ जाता है, वन ऑफ द रिएक्टेंट जो वाटर है उसकी मात्रा बढ़ जाती है, तो इस कारण से उसमें जो रस्टिंग प्रक्रिया है या जंग लगने की प्रक्रिया जो है वो तेज हो जाती है। ये एक कॉमन एग्जांपल जो हम आम जीवन में हम देखते हैं, और भी कई सारे एग्जांपल ले सकते हैं। कैटलिस्ट, कैटलिस्ट सामान्यतया उत्प्रेरक जो दीज आर द सब्सटेंसेस व्हिच इफेक्ट्स रिएक्शन रेट, जो कि अभिक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं, वो उत्प्रेरक या कैटलिस्ट कहलाते हैं। और सामान्यतया कैटलिस्ट जो है वो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं और वो पॉजिटिव कैटलिस्ट कहलाते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। और सामान्यतया कैटलिस्ट जो है वो पॉजिटिव कैटलिस्ट भी ही होते हैं, परंतु कुछ कैटलिस्ट ऐसे भी होते हैं जो कि अभिक्रिया की दर को घटा भी देते हैं, वो नेगेटिव कैटलिस्ट कहलाते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं, वो अभिक्रिया की दर को कम भी कर देते हैं। अब वो कैसे करते हैं, दे स्पीड अप रिएक्शन बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी। इसको भी वैसे डिटेल में हम आगे डिस्कस करेंगे, पर शॉर्ट में मैं बता देता हूं। हम एनर्जी और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की प्रगति और ऊर्जा के बीच में ग्राफ प्लॉट करें तो किसी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए इस तरह का ग्राफ आता है।
रिएक्टेंट जो है वो जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है, अभिक्रिया की प्रगति, और ये एनर्जी के बीच में ग्राफ है। रिएक्टेंट के लिए ये एनर्जी है, प्रोडक्ट के लिए ये एनर्जी है। ये ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए है, जिसमें प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से कम है। तो ये क्रिया कारक उत्पाद में कब परिवर्तित होगा? जब वो इस ऊर्जा अवरोध को पार करेगा। तो ये अतिरिक्त ऊर्जा जो कि क्रिया कारक को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए चाहिए, ये एक्टिवेशन एनर्जी या सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। तो उत्प्रेरक क्या करते हैं, इसको हम पूरा डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। उत्प्रेरक क्या करते हैं, सक्रियण ऊर्जा के मान को कम कर देते हैं। दे प्रोवाइड दिस पाथ। जो ओरिजिनली एक्टिवेशन ऊर्जा इतनी थी, उत्प्रेरक की उपस्थिति में वो सक्रियण ऊर्जा घट करके कम हो जाती है, जिससे कि मोर एंड मोर ऑफ रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। अधिक से अधिक क्रिया कारक जो है उत्पाद में परिवर्तित होते हैं। तो इसलिए जो है कैटलिस्ट अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। नाउ सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड रिएक्टेंट। किसी सॉलिड रिएक्टेंट का सरफेस एरिया जो है वो भी अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है। पृष्ठ क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा, उसमें अभिक्रिया की दर उतनी ही ज्यादा होगी। मोर एरिया फॉर रिएक्टेंट टू बी इन कॉन्टैक्ट। जैसे उदाहरण के तौर पर इफ वी बर्न ए पीस ऑफ वुड वेइंग 1 kg, एक बड़ा लकड़ी का टुकड़ा है जिसका वेट 1 किलो है, उसको हम जलाते हैं। जलाना मीन्स कंबशन, दहन क्रिया है। बर्निंग इन एयर, दैट इज कंबशन, दहन क्रिया करते हैं। और दूसरे एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते हैं, वही लकड़ी का 1 किलो का टुकड़ा है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त करके और फिर हम जलाते हैं। तो जो छोटे छोटे पीस, दोनों का वेट 1 किलो है, पर बर्निंग प्रोसेस फास्ट किसमें होगा, जिसमें कि वो जो लकड़ी के टुकड़े हैं जिसको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में, एक तो बड़ा टुकड़ा है, इसका भी टोटल वेट 1 kg है, ये छोटा टुकड़ा है, इसका भी टोटल वेट 1 kg है, पर इसमें जो बर्निंग प्रोसेस है, कंबशन प्रोसेस है, इसमें ज्यादा फास्ट होगा। क्यों? क्योंकि छोटे छोटे टुकड़ों में होने के कारण उसका जो सरफेस एरिया है, पृष्ठ क्षेत्रफल जो है वो ज्यादा है। तो सॉलिड रिएक्टेंट में जितना पाउडर्ड फॉर्म में या छोटे टुकड़ों के रूप में हम रिएक्टेंट को लेंगे, सरफेस एरिया या पृष्ठ क्षेत्रफल उतना ही ज्यादा होगा और अभिक्रिया उतनी ही तीव्र गति के साथ होगी। नाउ नेक्स्ट इज प्रेशर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स। अब यदि कोई अभिक्रिया जिसमें गैसेस इन्वॉल्व हैं, चाहे वो रिएक्टेंट के रूप में हो, चाहे वो प्रोडक्ट के रूप में हो, इन एनी केस गैसियस मॉलिक्यूल्स आर इन्वॉल्व, तो उस केस में अभिक्रिया की दर जो है वो दाब के द्वारा भी प्रभावित होती है। अब यदि किसी अभिक्रिया में यदि नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल जो है वो डिक्रीज हो रहे हों, जैसे रिएक्टेंट में 3 गैस के अणु हैं और प्रोडक्ट में 1 गैस का अणु है, तो इस केस में प्रेशर बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी। If there is decrease in number of gaseous molecule during a chemical reaction, तो उस केस में increase in pressure increases rate of reaction। पर दूसरा एग्जांपल लें, सपोज रिएक्टेंट में 1 गैसियस मॉलिक्यूल है और प्रोडक्ट में 3 गैसियस मॉलिक्यूल हैं, तो उस केस में क्या होगा, इंक्रीज इन प्रेशर डिक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन। जो दाब बढ़ा दें यदि इस केस में, तो दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर जो है वो घट जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और तीसरा एग्जांपल लें जहां गैस के अणुओं की संख्या सेम रहती है, रिएक्टेंट में भी 3 मॉलिक्यूल हैं गैस के और प्रोडक्ट्स में भी टोटल गैस के 3 मॉलिक्यूल हैं, यानी कि गैस के अणुओं में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो ऐसी अभिक्रियाओं में अभिक्रिया की दर दाब के द्वारा ज्यादा प्रभावित नहीं होती है। इट इज नॉट हाईली अफेक्टेड बाय चेंज इन प्रेशर। तो प्रेशर तभी इफेक्ट करता है जबकि या तो क्रियाकारक या उत्पाद या दोनों में गैस के अणु इन्वॉल्व हों। यदि उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में केवल सॉलिड और लिक्विड इन्वॉल्व हैं, गैस मॉलिक्यूल्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो उसमें प्रेशर का कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है। तो ये फैक्टर्स हैं जो कि अभिक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं। थैंक यू।